नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे जशपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है। आदिवासियों के हिंदू होने पर भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ विधर्मी बस्तर से जशपुर तक ये भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर आदिवासी हिंदू है और विधर्मियों की हर हरकत पर सरकार की भी पैनी नजर है। तो बड़ा बयान यहाँ पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का। आपको एक बार फिर से बताते चले कि विष्णुदेव साय ने बयान में क्या कुछ कहा। आदिवासियों के धर्म पर भ्रम यहाँ पर फैलाया जा रहा है और कुछ विधर्मी बस्तर से जशपुर तक ये भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक आदिवासी हिंदू है और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि विधर्मियों की हर हरकत पर सरकार की भी पैनी नजर है। तो देखिए, बड़ा बयान यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से दिया गया है आदिवासियों को लेकर। और उन्होंने ये देखिए साफ साफ कहा कि आदिवासियों के हिंदू होने पर यहाँ पर भ्रम फैलाया जा रहा है। और अपने बयान में वो ये साफ कहते हुए नजर आए कि कुछ विधर्मी हैं जो बस्तर से जशपुर तक इस तरीके का भ्रम उनकी तरफ से फैलाया जा रहा है। आदिवासियों की अगर बात की जाए तो हर आदिवासी हिंदू है। देखिए, सरगुजा और बस्तर संभाग जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि आदिवासी प्राचीन काल से ही महादेव पार्वती की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व की ताकत को कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे। हमारा हिंदू समाज सजग है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, सीएम विष्णुदेव साय को हम सुन रहे थे, वो साफ साफ कहते नजर आ रहे थे कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि हर आदिवासी हिंदू है। जी देखिए, आज जशपुर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए हुए थे। इस दौरान वो सरहुल महोत्सव में शामिल हुए। शामिल होने के दौरान उन्होंने मंच से विधर्मियों की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू है, लेकिन विधर्मियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं, जबकि आदिकाल से जो आदिवासी समाज है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और विधर्मियों द्वारा उनकी एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास किया, जिस पर उन्होंने विष्णुदेव साय बड़ा हमला हुए बोलते हुए कहा है कि विधर्मियों पर हर तरह की नजर बनाए हुए सरकार, और इस तरीके का अगर किसी तरीके सामने आता है उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। जी, बयान में ये भी समझ में आ रहा था कि निशाना साधते नजर आ रहे थे, आखिर किस तरफ इशारा था उनका? देखिए, मिशनरी कहीं ना कहीं जब विष्णुदेव साहब पूर्व में भी ये बयान दिए आ चुके हैं कि मिशनरी द्वारा हिंदू समाज को टारगेट कर और इनके धर्म परिवर्तन का कराया जा रहा है, जबकि जशपुर में भी ये धर्म परिवर्तन का मामला सामने आते रहता है। इस पर उन्होंने कहीं ना कहीं उन पर नजर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे और विधर्मी उनको बताते हुए ये बड़े बयान दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ विधर्मी हैं जो बस्तर से जशपुर तक इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि हर आदिवासी हिंदू है और साथ ही साथ कहा कि जो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं उन पर सरकार की भी पैनी नजर है। चले बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर धार से, जहां भोजशाला और मौला मस्जिद में 19वें दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। शाम 4:50 पर यह सर्वे पूरा हुआ और सर्वे के दौरान एएसआई टीम के 19 अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सर्वे में 19 मजदूर भी शामिल हुए। आपको बता दें कि लगातार भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। हर दिन एएसआई की टीम पहुंच रही है, मजदूर पहुंच रहे हैं, खुदाई का काम किया जा रहा है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पर की जा रही है। भोजशाला की बात की जाए, जहाँ पर आपको बता दें कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जहाँ पर हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर मस्जिद है। और इसी को लेकर हाईकोर्ट का जब आदेश आया था उसके बाद सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। लगातार वहां पर सर्वे किया जा रहा है और आज की अगर बात की जाए तो शाम को 4:50 पर यह सर्वे पूरा किया जा चुका है। और ये भी जानकारी है कि 19 अधिकारी टीम के मौके पर मौजूद थे, जिनकी तरफ से सबूत और साक्ष्य जुटाने की कोशिश यहां पर की गई है। तो देखिए, लगातार सर्वे हो रहा है। 19वां दिन आज था और 19वें दिन का सर्वे पूरा हो चुका है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साबिर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। साबिर, देखिए लगातार सर्वे चल रहा है, आज 19वें दिन का सर्वे भी पूरा हो चुका है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी रितु, मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन भारतीय गौशाला एवं कमाल मौला मस्जिद में एएसआई के सर्वेक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। ये कार्य जो 22 मार्च से शुरू हुआ था, सतत 18 दिन चला और आज 19वें दिन में पूर्ण हुआ है। इसमें एएसआई की टीम के लगभग 19 अधिकारी और 30 के से ज्यादा जो है मजदूर शामिल हुए थे आज की सर्वे में। ये सर्वे जो है सुबह 8 बजे करीब शुरू हुआ था, जो शाम की 4:50 तक चला है। इस सर्वे में जो है आज ब्रशिंग की गई है, वॉशिंग की गई है, सैंपलिंग की गई है। जो 4 नई जगह जो चिन्हित की गई थी वहां पे डिगिंग की गई है, वहां से मिट्टी के सैंपल लिए गए और निकलने वाले पत्थरों को भी सुरक्षित रखा गया है। और ये जो है सर्वे सतत चल रहा है। देखो अभी और कितने चरणों में ये सर्वे चलेगा साबिर, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि जैसे कि माननीय हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ की जो आदेश था एएसआई को, वो लगभग 6 हफ्ते के अंदर अंदर अपना सर्वे पूर्ण करने के बाद करीब 28 मार्च तक, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, 28 अप्रैल तक जो है अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। तो ये चूंकि बहुत कम समय है और परिसर भी काफी बड़ा है, इस बीच में कई फेस्टिवल भी आ रहे हैं। शुक्रवार आता है जिसमें मुस्लिम समाज को जो है नमाज की अनुमति रहती है 1 बजे से 3 बजे तक। मंगलवार आता है जिसपे हिंदू समुदाय को जो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है एंट्री करने की अनुमति रहती है। वही वो पूजा पाठ भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये सर्वे प्रभावित होता है। अभी अगर कल या परसों की बात करें तो आज से आने वाले ईद के त्योहार आने वाला है, और वहीं आज की बात करें तो आज से नवरात्रि जो है वो शुरू हो गए हैं। और सर्वे की टीम में जो है कहीं ना कहीं दोनों समाज के लोग मिक्स हैं, तो इस चीजों में जो है देरी जरूर हो रही है, लेकिन एएसआई की टीम जो है इस कार्य में सतत लगा हुआ है और तेजी से काम कर रहा है। साबिर, चूंकि देखिए आज मंगलवार का दिन है और जैसा कि मंगलवार के दिन जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो पूजा के लिए पहुंचते हैं, आज उनके लिए क्या कुछ समय रखा गया था और क्या शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू धर्म के समुदाय के लोग पहुंचे और पूजा अर्चना हुई? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि 2003 के कोर्ट के आदेश के बाद जो है हिंदू समुदाय को जो समय दिया गया था यहाँ पे प्रवेश का, वो प्रवेश का समय होता है सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। इस बीच में वो अपने कुछ फूल और कुछ अक्षत लेकर के यहाँ पे प्रवेश करने की उन्हें अनुमति रहती है। समाज द्वारा जो है यहाँ पर हर मंगलवार को हवन पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ और जो है ये किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। ऋतु, चलिए साबिर, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर नवा रायपुर पीएचक्यू के पास गोली चली है। 14वीं बटालियन के जवान ने फायर किया है, 12 राउंड फायर किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बता दें कि 14वीं बटालियन के अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से आपको एक बार फिर से बताते चले, 14वीं बटालियन के जवान ने फायरिंग की है और ये फायरिंग नवा रायपुर के पीएचक्यू के पास हुई है। और फायरिंग करने वाले आरक्षक का नाम राकेश यादव बताया जा रहा है। वहीं मामले की जांच 14वीं बटालियन के अधिकारी इस वक्त कर रहे हैं। तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है रायपुर से। आपको एक बार फिर से बता दें कि फायरिंग हुई है नवा रायपुर पीएचक्यू के पास, ये गोली चली है, जिसके बाद आपको बता दें कि 14वीं बटालियन के जवान ने ये फायर किया है। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि 12 राउंड फायर किया गया और उसके बाद अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। 14वीं बटालियन के जो तमाम अधिकारी हैं अब वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। घटना भी हम लोग के सामने आई है, उसमें एक कहीं जवान द्वारा गोली चलाई गई है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। घटना की जांच जो है संबंधित बटालियन के लोग कर रहे हैं। उसमें जो भी फैक्ट आएगा उसके हिसाब से कोई एक्सीडेंटल फायर की सूचना है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फिकार, कब और कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर फायर क्यों किया गया? फायरिंग के बारे में अभी कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके की, क्योंकि इस मामले पर रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह का जो बयान आया है तो उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटल फायर है। लेकिन जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं तो जिस जवान ने इस फायर को अंजाम दिया है और करीब ये 12 राउंड फायर हुए। तो आरक्षक का नाम राकेश यादव
बताया जा रहा है और 14वीं बटालियन का ये जवान है और नया रायपुर में जो PHQ है वहाँ की सुरक्षा में तैनात था। तो ये छुट्टी के लिए आवेदन लगाया हुआ था, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, और जिसकी वजह से ये परेशान चल रहा था। क्योंकि अक्सर मामले ये देखे जाते हैं कि जब भी सुरक्षा बलों के छुट्टियों के लेकर मामले आते रहते हैं तो ऐसी फायरिंग होती रही। हालांकि यहाँ पे 12 राउंड फायर की बात कही जा रही है और एक तरफ से जो SP का कहना है कि ये एक्सीडेंटल फायर है, लेकिन लगातार 12 फायर होना मतलब ये भी बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली गुस्सा निकाला होगा, फायरिंग की होगी। हालांकि किसी के ऊपर ये फायरिंग की नहीं गई है, सिर्फ 12 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई। उस आधार पे अब इस पूरे मामले को पुलिस जांच करेगी। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो रांची थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और राजधानी रायपुर का जो नया रायपुर का इलाका है उधर पर PHQ स्थित है और ये सुरक्षा में जवान तैनात था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और क्या वजह रही हैं इस वजह का अभी फिलहाल किसी भी तरीके से पुलिस के द्वारा खुलासा नहीं किया गया है। जी जुल्फिकार के इस बारे में कोई जानकारी कि देखिए मामला तो सामने आया, उसके बाद अभी जांच की जा रही, कब तक ये जांच चलेगी और उसके बाद सामने आ पाएगा कि आखिर कैसे क्या कुछ हुआ और क्यों फायरिंग की गई थी? ये विभागीय जांच है और निश्चित तौर से जो जवान है उसका पूरा हिस्ट्री निकाली जाएगी और सुबह के वक्त जब ये फायरिंग हुई है तो किससे मिला, क्या वजह थी, इन तमाम वजह पर चर्चा मतलब जांच के बाद खुलासा किया जाएगा। ये जाते हैं और तो पुलिस ऐसी जांचों को सार्वजनिक नहीं करती, जैसा कि SSP कहते हैं कि मामले में एक्सीडेंटल फायर भी हो सकता है। तो कभी कभी एक्सीडेंटल फायर भी होते हैं, जल्दी से हो जाते हैं फायर, और यहाँ पे भी जो देखने वाली बात आ रही है कि वो हवाई फायर जैसी स्थितियां हैं। तो उस स्थिति में जानबूझकर हवाई फायर किए जाते हैं और हालांकि किसी को घायल करना या मारने का इधर पर इंटेंशन नजर नहीं आया। आधार पर जो है जांच की रही, लेकिन मामला सेंसिटिव इसलिए है। जी जुल्फिकार, तो देखिए इस पूरे मामले की बात की जाए तो जांच अभी की जा रही है, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर मंडला जिले में स्थित CRPF की 148वीं बटालियन के कैंप में नववर्ष का शुभारंभ और शौर्य दिवस मनाया गया। इस दौरान बटालियन में सलामी परेड के साथ ही कई तरह के खेल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि CRPF कमांडेंट विक्रांत सारंगपानी ने बताया कि 9 अप्रैल 1965 को गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज ने जोरदार हमला किया था और 2nd बटालियन के 135 जवानों ने पाकिस्तान के करीब 3500 सैनिकों को खदेड़ा था और पाकिस्तान के 34 जवानों को मारकर 4 जवानों को जिंदा पकड़ा था। इस युद्ध में हमारे 8 जवान शहीद हुए थे, जबकि 19 जवानों को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था। तब करीब 12 घंटे चले युद्ध के बाद भारत की 31 ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी सेना को चने चबवाए थे। तभी से 9 अप्रैल को CRPF इस दिन को शौर्य दिवस के तौर पर हर साल मनाता है। सर्वप्रथम आज नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। CRPF आज के दिन 9 अप्रैल को वैलर डे शौर्य दिवस के तौर पे मनाती है। 1965 9 अप्रैल को गुजरात के बॉर्डर पर पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड ने अटैक किया था, जिसमें CRPF की 2nd बटालियन ने डट के मुकाबला किया था और 135 जवानों ने 3500 जवान पाकिस्तान के उनको खदेड़ के रखा था और जिसमें हमने उनके 34 जवान मारे थे और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। इसी युद्ध में CRPF के 8 जवान शहीद हुए थे और हमारे 19 जवान पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ के रखे थे। 12 घंटे का एक लंबा युद्ध चला था, जिसके बाद 31वीं ब्रिगेड भारत की वो पहुंच गई थी और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। आज अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम। सबसे पहले क्वार्टर गार्ड का सैल्यूट हुआ, उसके बाद यहाँ जवानों को एड्रेस किया गया। इसके बाद शाम को खेल का आयोजन है, जिसमें इंटर कंपनी टूर्नामेंट होगा वॉलीबॉल का, और शाम को बड़ा खाना। ये आज हमारा कार्यक्रम रहेगा। इधर भोपाल में लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, जहां बैरसिया नगर पालिका के अकाउंटेंट सचिन कठाने को रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। आपको बता दें कि ठेकेदार सुनील सूर्यवंशी से काम के एवज में नगर पालिका के अकाउंटेंट ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी। शुरुआत में 20,000 की रिश्वत लेते शांति कुंज कॉलोनी स्थित घर पर लोकायुक्त ने पकड़ा है।
इधर छत्तीसगढ़ में बेमौसम बरसात ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सब्जी की खेती करने वाले किसान 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से परेशान हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। एनडीटीवी संवाददाता सुजीत शर्मा ने किसानों से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर गांगपुर के एक कृषक के फार्म हाउस में, जहां पर टमाटर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि टमाटर लगा हुआ है और टमाटर को किसान तोड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि टमाटर पूरी तरह से खराब हो गए हैं। यहां तक उसकी हालत यह है कि टमाटर में अब जो है वो फल है ही नहीं, फल गल के गिर चुके हैं, काले हो गए हैं, पूरी तरह से जल चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि भैया इधर आएंगे, थोड़ा सा किसान है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये फसल की हालत क्या हो गया। भैया फसल क्या हो गया है? ये तो पूरा पानी में खराब हो गया है, पूरा काला पड़ के गिर रहा है और 3 दिन 4 दिन का बारिश में पूरा खराब हो चुका है। अभी क्या कर रहे हैं फिर? अभी क्या करेंगे, मजदूर को लेबर चलाना पड़ेगा, तो कुछ है उसको निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मजदूर को चलाना पड़ेगा क्योंकि बंद नहीं कर सकते मजदूर को, इसलिए छोड़ा। उसमें तो 80% खराब हो चुका है, मजदूरी का पैसा नहीं आएगा। इनका कहना है कि मजदूर चलाना है। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ किसान और काम कर रहे हैं। भैया आप लोग कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हो? क्या ऐसी हालत हुई थी? इतना पानी कभी देखे थे आप लोग? इतना पानी कभी देखे थे पानी गिरते हुए? नहीं। कितनी खराब हो गई पूरी फसल? पूरा फसल तो बहुत खराब हो गई। क्या इसमें मिलेगा कुछ? लगता है इसमें कुछ नहीं मिलेगा, पूरा नहीं बचेगा। नहीं। तो इनका किसानों का कहना है कि जो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे और कुछ किसान है। भैया आप लोग खेती करते हो, आप लोग इतना मेहनत करते हो, इतना ये करते हो, क्या जब ये नुकसान होता है तो कितनी पीड़ा होती है? बहुत ज्यादा होती है, पूरा फसल खराब हो जाता है। अभी क्या वह स्थिति है? नजदीक है अभी तो पूरा खराब हो गया है बारिश में 2-4 दिन। पूरा कीड़ा भी पड़ गया है। ये फसल बचेगा नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, ये पूरा नुकसान है। हाँ पूरा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो फसलें तोड़ रही हैं, लोग हैं सब काम कर रहे हैं। कि किसान ये चाहता है कि उनकी फसल बच जाए और बचने से कुछ जितना थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। बेमौसम बरसात पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है और हालात ये हैं कि वर्तमान में जो है 24 घंटे का फिर से अलर्ट जारी किया गया है, फिर मौसम खराब हो जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि किसी तरह से जो मजदूर उनके यहाँ जो आते हैं, मजदूर मिलते नहीं, उनको चलाने के लिए वो टमाटर को तोड़ रहे हैं और बाजार बेचेंगे। और टमाटर का कैरेट भी मात्र कितना हो गया है? 4 से 5 रुपए किलो टमाटर में आ गए हैं। अब आप सोच सकते हैं किसान की क्या स्थिति होगी। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। इधर गरियाबंद में मौसम का मिजाज बदला है। तीसरे दिन भी चक्रवर्ती तूफान का असर देखने को मिला और ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। तो वहीं आम लोगों की बात की जाए तो आम लोगों का जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों के घरों तक भी पानी पहुंचा है, ऐसी स्थिति बनी। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जाके तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। तीसरे दिन भी लगातार यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिला और सबसे ज्यादा नुकसान की बात की जाए तो किसानों को इससे नुकसान हुआ, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो यहाँ पर बर्बाद हुई है। और चलिए अब बात करते हैं नवरात्र की। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर भक्तों ने पहले दिन पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर महर की है, जहां पर चैत्र नवरात्र के मौके पर मां शारदा धाम महर में 10 दिन के मेले की शुरुआत हो चुकी है। मां शारदा धाम महर मंदिर पर हर साल लाखों भक्त मां शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहां भी नवरात्र के पहले दिन भारी भीड़ देखने को मिली। तीसरी तस्वीर आप जरा देखिए, यह है दंतेवाड़ा की, जहां पर दंतेश्वरी मंदिर में माता शैलपुत्री की पूजा के साथ हजारों ज्योति कलश यहां पर जलाए गए और जिसकी तैयारियां भी पहले से ही पूरी कर ली गई थी। और चौथी और आखिरी तस्वीर है सूरजपुर के, जहां देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी भी कुदरगढ़ देवी धाम पहुंची, जहां पर उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। कुदरगढ़ में 15 दिन तक मेले का आयोजन देखने को मिलेगा।
तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ये 4 तस्वीरें जहां पर भक्त बड़ी संख्या में माता रानी के दर्शन के लिए आज पहुंचे। और अब बात उज्जैन की। उज्जैन से खबर, जहां पर चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। यहाँ सिद्धि मंदिर में नवरात्र के मौके पर भक्त यहां पहुंचे, मां की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि 51 शक्तिपीठ में से एक हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचते हैं। वहीं चैत्र नवरात्र के मौके पर सूर्य को अर्घ्य देकर हिंदू नववर्ष का स्वागत भी लोगों की तरफ से किया गया। मां हरसिद्धि राजा विक्रम की आराध्या है और विक्रम संवत राजा विक्रम द्वारा आरंभ किया गया। उसी संदर्भ में चैत्र नवरात्र जो है इसी दिन से विक्रम संवत का आरंभ होता है। राजा विक्रम के समय से ही ये दीपमालिकाएं जो है प्रज्वलित होती रही है। कालांतर में तो ये दीपमालिका आरती के समय स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती थी। धीरे धीरे जो है इसके स्वरूप में परिवर्तन आया। पहले घी की दीपमालिका लगती थी, अब जो है दोनों दीपमालिका तेल की लगती है। इसमें 1008 दीपक हैं और नित्य प्रतिदिन संध्या आरती के समय ये दीपमालिका प्रज्वलित की जाती है। चैत्र नवरात्र और अपने शारदीय नवरात्र में दोनों में ही में यहाँ अथाह जन समूह जो है आता है और माता जी से जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आराधना करता है और देवी सबकी आराधना पूर्ण करती है। बिलासपुर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां महामाया के दरबार में भक्तों की कतार देखने को मिली। मां महामाया के दरबार में दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र के मौके पर मां का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तो बिलासपुर के इस मंदिर की बात की जाए जो कि काफ़ी प्राचीन है, मान्यता वाला मंदिर है और कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचता है, माता रानी उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरा करती हैं। और यही वजह होती है कि माता को चाहने वाले, उनकी आराधना करने वाले चैत्र नवरात्र की यहाँ पर इंतज़ार करते हैं और जब नवरात्रि का मौका आता है तब दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बालोद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी चैत्र नवरात्र के मौके पर मां गंगा मैया मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, ज्योति कलश स्थापना भी की गई। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र के मौके पर गंगा मैया मंदिर और शीतला मंदिर में कुल मिलाकर 900 मनोकामना ज्योति कलश जलाए गए। वहीं भक्तों की भारी भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ गंगा मैया चैत्र नवरात्रि में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरी तैयारी के साथ 12 बजे ज्योति कलश 900 ज्योति कलश मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित हो चुकी है और श्रद्धालुओं के लिए आज पहला दिन है और भारी भीड़ भाड़ यहाँ देखा जा रहा है। श्रद्धालु लोग ज्योति मनोकामना ज्योति कलश जलवाए हैं जो वो यहाँ आए हैं अपनी मनोकामना के साथ में और माता जी का दर्शन कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं के लिए पूरा प्रदेश भर से इतनी भीड़ पहली ही दिन देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।